प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रकाशन की जो किताब है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज जो है अभ्यास 2, जिसका नाम है बहुपद प्रश्नावली 2.2, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में कुल आपको 2 प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। और इसमें 4 तरीके का नियम इस प्रश्नावली में लगेगा। और इससे पहले जो है मैं पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसके प्रत्येक भागों को मैं और प्रत्येक नियम को अच्छे तरीके से आपको बता चुका हूँ। और इसका जो बहुपद का प्रश्नावली 2.2 था, जो चतुर्थांश से संबंधित था, उसको भी मैं अच्छे तरीके से आपको समझाया हूँ। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2, जिसका नाम है बहुपद और प्रश्नावली 2.2, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हमें 3 तरह के नियम का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सभी बच्चों को द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने आना चाहिए। माने यदि आप द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो समझिए कि आप इस प्रश्नावली को नहीं हल कर सकते हैं। और एक बात है कि कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो उसमें से मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने आपको आना चाहिए, ठीक है। और एक है कि द्विघात समीकरण बनाना जब मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया हो, ठीक है। तो मैंने आपको 3 बेसिक चीज़ों को मैंने बताया कि क्या क्या आपको पता रहेगा तो आप इस पूरे प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैं इसको प्रत्येक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आज जो है प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हम नहीं हल करेंगे, ठीक है। पहले किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए यदि हमें बेसिक चीज़ पता हो तो हम उसे अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, द्विघात समीकरण, जैसे मान लीजिए किसी के दिमाग में आएगा कि बहुपद किसे कहते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, तो जो बच्चों को दिक्कत है कि बहुपद किसे कहते हैं, तो इसका पीछे का जो मैं वीडियो बनाया हूं उसमें बहुपद के बारे में मैं बताया हूं। तो देखिए, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना, कहने का मतलब यह है कि ऐसे देखिए 3x², जैसे यहाँ पर समझिए x² प्लस 9x प्लस 14 है, ठीक है। इस प्रकार का आपको प्रश्न मिलेगा और इसे गुणनखंड करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसे दे करके और गुणनखंड करने के लिए पूछा जा सकता है, पुनः ऐसे भी दे करके गुणनखंड करने के लिए पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x² माइनस 9, इसको भी दे करके गुणनखंड करने के लिए पूछा जा सकता है। यह जो है 4x² प्लस 5, इसे भी गुणनखंड करने के लिए पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो है इस प्रकार का हो गया। और ऐसे भी हल हो सकता है कि x² माइनस 7, ठीक है। ये देखिए, मैं जितना सब लिखा हूँ सब द्विघात समीकरण है। क्योंकि चर पर उच्चतम घात कितना है, अधिकतम 2 है। जब उसके ऊपर चर के ऊपर अधिकतम घात यदि 2 हो तो हम समझते हैं कि वह द्विघात समीकरण, ठीक है। तो देखिए, इस द्विघात समीकरण को हल करने का यह तरीका है, इसको हल करने का तरीका है, इसको हल करने का तरीका नहीं है, और नहीं इसको हल करने का तरीका है, इसको भी हल करने का तरीका नहीं है। इन दोनों में इसको हल करने का तरीका है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर द्विघात समीकरण दिया गया हो और किसी भी तरीके से वह न टूटे और उसमें 3 पद दिया गया हो तो हम सिद्धाचार्य के नियम का प्रयोग करके तोड़ते हैं। तो देखिए, इसका मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे तोड़ते हैं। देखिए, अगर इस प्रकार का द्विघात समीकरण आपको मिल जाए, इस प्रश्नावली में मिलेगा, तो सर्वप्रथम समीकरण को सजाते हैं। देखिए, यह सजाया प्रश्न है, ठीक है ना, एकदम सजाया गया है। चर की उच्चतम घात 2 है, उसके बाद एक घात वाले को लिखा गया है और उसके बाद अचर वाले को लिखा गया है। तो कभी कभी जो है आपको इस प्रकार से भी दे करके पूछ देगा 9x प्लस 14 और प्लस x², ठीक है। अगर इस प्रकार से लिख करके दे देगा तो आप क्या करेंगे, तो आप इस प्रकार से लिख करके देगा तो सबसे पहले इसको आप सजा लीजिएगा। तो या तो चर से सजाना चालू करिए या अचर से। ऐसा बात नहीं है कि आप चर से ही सजा सकते हैं, आप अचर से भी सजाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 2 घात हो गया, अब 1 घात का लिख दीजिए 9x आप प्लस 14। कभी ऐसे आप ख्याल करिएगा, कभी अगर इधर उधर करके दे दे तो उसको सजा करके आप बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यदि कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो उसे सजा लेंगे। 2 नंबर देखिए, मैं लिखा हूं कि शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करेंगे। अब इसका इसके साथ आप गुणा करिएगा, ठीक है, गुणा करिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर गुणे 14, ठीक है। तो सबसे पहले मैं द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने का नियम आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें गुणा किए तो क्या आ गया 14x स्क्वायर, ठीक। सबसे पहले आप सजाइएगा, जितना मैं आपके बुक का प्रश्न बताऊंगा सभी को मैं सजाऊंगा। और जो गुणा करने पर आएगा सिर्फ 2 जगह खंड किया जाता है, एकदम फिक्स चीज है कि आप उसको 2 जगह खंड करेंगे। तो खंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए चर कितना है, चर पर 2 घात है, तो इसको 2 जगह खंड करना है, तो 2 जगह लिख दीजिए। जैसे x और x में 2 जगह लिख दिया। अब क्या करेंगे कि इस अचर का खंड करेंगे, इस अचर का खंड भी हम 2 ही जगह करेंगे। तो बताइए 14 का खंड क्या होगा, चलिए मैं करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर इसको किससे कटाएंगे, सबसे पहले आप 1 से कटाएंगे, तो 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती है, इसलिए आप इसको 2 से कटाइए, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। पहले हमको एक बात बताइए, इसका खंड किए तो 2 जगह रख दिए x x। अब इस 14 का खंड किए तो 14 का खंड 2 जगह करना है, तो एक 1 हो जाएगा और एक 14 हो जाएगा, ठीक। किसी भी संख्या का यदि खंड करने के लिए कहा जाए तो समझिए कि एक और वह स्वयं संख्या जरूर होती है। क्यों, खंड किसे कहते हैं आपको पता है। देखिए खंड उसे कहते हैं कि जिस संख्या का यदि खंड करें और उन सभी खंडों का आपस में गुणा करें तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो समझिए कि उस संख्या का खंड सही किया गया है। तो देखिए इसमें जब आएगा तो 1 लिखिएगा और स्वयं उस संख्या को लिख दीजिएगा। तो 1 का 14, 14 का खंड हो गया। अब देखिए 1 यह 2 से कटा दीजिए, तो ये कट गया 7 हो गया, तो 1 2 और 7 होगा। तो बताइए सबसे पहले शुरू वाले का लास्ट वाले के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो गुणा करने पर आएगा उसका क जगह खंड करेंगे, 2 जगह खंड करेंगे। तो देखिए x का मैं चर का कर दिया हूं, x और x। अब अचर का कर रहे हैं, तो अचर के खंड किए तो देखिए 1 मिल गया और 14 मिल गया, 2 मिल गया और 7 मिल गया। तो बताइए यह किसका खंड है, तो यह 14 का खंड है। तो क्या यह दोनों खंड सही है, हाँ ये 14 का खंड है, तो 14 का खंड दोनों सही है। लेकिन इस प्रश्न के लिए यह दोनों खंड सही नहीं है, ठीक है। क्यों, चलिए हम चेक करते हैं। इसको जोड़िए, देखिए मैं लिखा हूं कि सर्वप्रथम समीकरण को सजाते हैं, शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करते हैं, जो गुणा करने पर आता है उसका 2 जगह खंड करते हैं। देखिए हम 2 जगह खंड कर रहे हैं, तो चर का कर दिया है x और x। अब अचर का कर रहे हैं, तो अचर का जब हम खंड कर रहे हैं तो बताइए 14 का खंड क्या हो गया, 1 हो गया है और 14 हो गया है। तो बताइए यह सही है खंड की नहीं है, तो खंड तो सही है, लेकिन इस प्रश्न के लिए चेक करते हैं। तो इसको जोड़िए, क्या हो जाएगा, 1 में 14 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 1 में 14 घटाएंगे तो 13 आएगा। और हमको जोड़ने और घटाने पर देखिए, जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए, ये पद आना चाहिए। जैसे देखिए यदि गुणा, देखिए खंड ऐसा हो कि जोड़े या घटाएं तो बीच वाला पद प्राप्त हो जाए और उसका गुणा करें तो गुणनफल आ जाए। तो आप जोड़ रहे हैं इसको तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। हमको चाहिए क्या, 9 चाहिए, इसलिए यह खंड इस सवाल के लिए क्या है, गलत है। अब इसको चेक करते हैं, बताइए 2 में 7 जोड़िए 9 होगा, और 2 में 7 घटा दीजिए तो 5 होगा। तो हमारा कथन यह है कि जोड़ने और घटाने पर या तो जोड़े तो आ जाए या घटाए तो आ जाए। तो बताइए इसको जोड़े तो कितना आ गया 9, और घटाए तो कितना आ गया 5 आ गया। तो यह हमारा खंड सही है, क्योंकि जोड़ने पर यह बीच वाला पद आ जा रहा है। तो जो यह चर लिखे हैं उसी के साथ इन दोनों को सटा करके यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सर्वप्रथम समीकरण को सजाएंगे, जब भी आपको द्विघात मिलेगा आप यही सिस्टम करिएगा, और उसके बाद शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करिएगा, जो गुणा करने पर आएगा उसे 2 जगह खंड करिएगा। और खंड हमारा ऐसा हो कि जोड़े और घटाएं तो बीच वाला पद है, जोड़े या घटाएं तो या तो जोड़ने पर आ जाए या घटाने पर आ जाए, लेकिन गुणा करें ना तो गुणनफल आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, तो आप ये तो हम खंड कर दिया, चिन्ह लगा के चेक करेंगे। देखिए
यदि गुणनफल धन चिन्ह के साथ आया हो, यहाँ पर ताकिए, यह गुणा किए थे तो आपको किस चिन्ह के साथ आया था? धन चिन्ह के साथ ना। तो देखिए एक सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि यहाँ पर लड़के जो है मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो जब हम गुणा किए थे तो धन में आया था, तो जब गुणा किए थे तो धन में आया था, तो अपने दिमाग में आप बढ़िया से बैठा लीजिएगा कि दोनों खंडों के पास या तो हम धन चिन्ह लगाएंगे या दोनों खंडों के पास ऋण चिन्ह लगाएंगे, लेकिन यह बात दूसरे पद पर निर्भर करेगा। तो देखिए ये गुणनफल धन में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो इन दोनों के पास धन चिन्ह लगेगा या ऋण चिन्ह लगेगा। तो यहाँ 2 नंबर पर ताकिए, देखिए मैंने लिखा है कि यदि गुणनफल धन चिन्ह के साथ आए तो दोनों खंडों के पास धन या दोनों खंडों के पास ऋण चिन्ह लगाते हैं। यह बात बीच वाले पद पर निर्भर करता है। तो बीच वाला पद कब? जब गुणनफल ये धन में आए तब। ये नहीं कि गुणनफल ऋण में आ जाए तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो आप बताइए धन में आया है ना, तो इन दोनों खंडों के पास धन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर धन है। अगर यहाँ पर धन में आया होता, अगर यहाँ पर ऋण में होता तो दोनों के पास क्या लगाते? ऋण लगाते। तो हम दोनों के पास क्या लगाएंगे? धन लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आप चेक करके देखिए, इसको जोड़िए 9x आ जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो 14x स्क्वायर आ जाएगा। तो बात आपको क्लियर समझ में आ रहा है? अब एक चीज मैं अब यहीं पर बता दे रहा हूं कि यदि यह गुणा किए होते, और देखिए यहां पर बात है, यदि गुणनफल ऋण चिन्ह के साथ आ गया होता, जैसे शुरू में लास्ट का गुणा किए होते और गुणनफल यदि ऋण चिन्ह के साथ आ गया होता, तो अपने दिमाग में रखिए कि जब दोनों खंड को हम करते ना, तो एक के पास धन चिन्ह का प्रयोग करते और एक के पास हम ऋण चिन्ह का प्रयोग करते। तो अब यहाँ पर समस्या आएगा कि किसके साथ हम धन लगाएंगे। किस, देखिए जब ये खंड होता है ना तो इसमें धन और ऋण कब लगता है? जब गुणनफल ऋण में आ जाए। क्लियर एकदम है। यदि गुणनफल धन में आ जाए तो पक्का समझिए कि दोनों के पास धन लगेगा और दोनों के पास या तो ऋण लगेगा। यह बात दूसरे पद पर निर्भर करता है। तो जैसे प्रश्न आएगा वैसे मैं बताता रहूंगा। देखिए अब यह जो है इसको इस बीच वाले पद के हैं रख देंगे। तो लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x आप प्लस 7x आप प्लस क्या हो गया? 14 हो गया। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। तो बताइए इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है। कॉमन जानते हैं? अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग बताइएगा, हम बताएंगे इसको। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन होगा? 7 प्लस 7 होगा, क्योंकि धन है, धन है कॉमन उसे कहते हैं जो हर जगह हो या जो सभी में उभयनिष्ठ हो उसको लेते हैं तो उसको कॉमन कहते हैं। और यहाँ पर 7 हो गया तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। अब यह बताइए कि यह देखिए यह स्क्वायर नहीं रहेगा। यह बताइए कि यह आपका सवाल सही बन रहा है कि गलत बन रहा है? तो सवाल सही बन रहा है, क्योंकि जो कॉमन लिए है ना उसके बाद जो दोनों कोष्टक में आया है वह देखिए एक समान है। यहाँ पर दोनों के साथ दोनों कोष्टक एक तरीके का होना चाहिए तब तो सही है। अब इस कॉमन को एक में कर दीजिए, x प्लस 7 और x प्लस 2। ठीक है। तो देखिए ऐसे हम लोग द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते हैं। तो कभी द्विघात समीकरण दे करके और गुणनखंड करने के लिए कहे तो यहाँ पर ला करके हम लोग क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन मैं एक आपसे बात बता रहा हूँ कि अभी द्विघात समीकरण दे करके यदि इसका शून्यक कह दे ज्ञात करने के लिए, मूल कह दे ज्ञात करने के लिए, तो आप ऐसे ही करके आइएगा और यह जो दोनों खंड किए हैं उसके बराबर 0 लिख दीजिएगा। जैसे x प्लस 7 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए x बराबर -7 और x बराबर -2। तो देखिए यहाँ पर जो आया था तो यह गुणनखंड था और यह जो आया था यह क्या है? शून्यक है। अगर आपसे कोई कह दे कि सर कैसे पता होगा कि यह शून्यक है, तो देखिए यह ऋण 7 को अगर इस द्विघात समीकरण में x के जगह पर रख देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि ऋण 2 को रख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो समझिए कि यह आपका शून्यक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। ठीक है। तो देखिए यह द्विघात समीकरण को हल करने का मैं इस साइड में रूल लिखा हूं, नियम लिखा हूं। ठीक है। अब देखिए मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यही देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ये द्विघात समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है और इसमें से ऐसे दे करके द्विघात समीकरण तो इस प्रकार से नहीं देगा, इसी के आधार पर देगा। जैसे ऐसे दे देगा 3x स्क्वायर प्लस 9x आप प्लस 13, इस प्रकार से देगा सवाल आपको। ऐसे तो देगा नहीं, ये व्यापक रूप है इसका, माने इसी के आधार पर सभी प्रश्न के लगभग इसमें सूत्रों को हम लोग बना लेते हैं। तो जब ऐसे द्विघात दे करके यदि मूलों का योगफल और गुणनफल आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे? तो देखिए मैं पहले इसमें समझा दे रहा हूं। मूलों का योगफल, देखिए द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक को अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। ठीक, और आपसे क्या पूछ रहा है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताइए। तो देखिए जब मूलों का योगफल पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है। क्या होता है? तो देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं। देखिए ऋण लगाते हैं, एक्स का गुणांक अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये द्विघात समीकरण जब देगा तो उसके मूल का योगफल और गुणनफल, तो ये योगफल का सूत्र है। अब गुणनफल कहेगा अल्फा बीटा निकालने के लिए, तो देखिए यह अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए मैं इसको और बढ़िया से आपको बता दे रहा हूं। देखिए जब द्विघात समीकरण दे करके और मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए आप देखेंगे कि x के पास, देखिए x का गुणांक, तो जो x के पास होता है ना उसको x का गुणांक कहते हैं, और जो x स्क्वायर के पास होता है उसे x स्क्वायर का गुणांक कहते हैं, और लास्ट में तो अचर पद रहता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का गुणांक क्या है? b है, तो माइनस बी बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो a है, तो माइनस बी बटा में a भी इसको आप लिख सकते हैं। अगर अल्फा बीटा गुणनफल पूछे तो अचर पद क्या है? c है, और यह जो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो a है। तो देखिए सबसे इसकी मूलभूत जो विशेषता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इसको 1 नंबर मानिए, इसको 2 नंबर मानिए और इसको 3 नंबर मानिए। ठीक है, तो 2 नंबर ऋण लगा करके 2 नंबर और बटा में 1 नंबर, जब 2 नंबर बटा में माने इसके बटा में जब इसको लिखते हैं, ठीक है, इसके बटा में जब इसको लिखते हैं तो आप समझिए कि योगफल लिख रहे हैं। आज जब इसके बटा में जब इसको लिखते हैं तो आप किसको लिखते हैं? गुणनफल को लिखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन ऋण लगा करके हम लोग लिखेंगे तो जब आएगा तो इसको हम लोग बताएंगे। और ऐसे देखिए एक और चीज है, यह द्विघात समीकरण बनाना जब मूलों का योगफल और गुणनफल पता हो। जैसे कहने का मतलब यह है ना कि मान लीजिए कि ऐसे योगफल अल्फा धन बीटा, इसको मूल का योगफल कहते हैं द्विघात का। जब त्रिघात आएगा तो अल्फा धन बीटा धन गामा बताएंगे। तो मूल का योगफल जैसे मान लीजिए आपको पता हो और मूल का गुणनफल भी पता हो, यदि द्विघात समीकरण बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप एक सूत्र लिखते हैं, जानते हैं कौन? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू क्या? एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, यह मूल का योगफल और गुणनफल जब पता होता है तो द्विघात समीकरण बनाने का यह सूत्र है। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाने का यह सूत्र है। जैसे कहने का मतलब यह है, अब इसको याद करने का तरीका भी है, पहले ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप ऐसे, ये नहीं कि इसको x में लिखेंगे, आप इसको y में भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू, अब यहाँ वाई स्क्वायर लिखे तो यहाँ पर y लिखिएगा, आप प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाएंगे। इसका यूज तब हम करेंगे जब हमें द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल दे करके समीकरण बनाने के लिए कहेगा, तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। यदि आपके जो द्विघात समीकरण देगा
यदि उसका गुणनखंड करने के लिए कहेगा तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण को सजाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कह रहे हैं कि जितना द्विघात है सब इसी पर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जिसका खंड हो सकता है और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पद आ जाए उसका इस रूल पर लगाएंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा। कुछ ऐसे भी आपको द्विघात मिलेंगे जिसको कॉमन निकाल के बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे भी द्विघात मिलेंगे जिसको सर्वसमीका का प्रयोग करके आपको बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे भी द्विघात मिलेंगे जिसको पक्षांतर करके आपको दो उत्तर ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे आएगा वैसे हम लोग करेंगे, लेकिन 2.2 में इसकी आने की बहुत संभावना है, इसलिए मैंने इसको बताया। देखिए फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, बढ़िया समझ लीजिएगा। सर्वप्रथम समीकरण, देखिए समय तो देना ही पड़ेगा, समय नहीं देंगे तो हर चीज आप नहीं समझ सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम समीकरण को सजाएंगे, जब भी आएगा द्विघात देखिएगा मैं सजा करके बनाऊंगा। शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करेंगे, जो गुणा करने पर आएगा, जितना जिसे हम गुणा करेंगे या जो आएगा गुणा करने पर उसका दो जगह क्या करेंगे, खंड करेंगे। खंड ऐसा हो कि जोड़े या घटाए तो बीच वाला प्राप्त हो जाए और गुणा करें तो गुणनफल हो जाए। जैसे जो सवाल दिया रहेगा ना उसका ऐसा हम खंड करेंगे कि यदि उसको जोड़ दें या उसको घटा दें तो हमारा बीच वाला जोड़ने घटाने, देखिए जोड़ेंगे या घटाएंगे दोनों काम करेंगे तो नहीं आएगा, यदि जोड़ने पर आएगा और नहीं तो घटाने पर आएगा, ठीक है। और उसका पुनः गुणा करेंगे ना तो गुणनफल आ जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा मैटर है ये चिन्ह लगाने वाला, सबसे लोग यहीं पर फंस जाते हैं। अब देखिए यदि गुणनफल धन में आएगा, गुणा किए हैं यदि धन में आ गया तो श्योर एंड सर्टेन आप समझ लीजिएगा 100% कि आपको दोनों खंडों के पास या तो प्लस चिन्ह लगाएंगे या दोनों खंडों के पास ऋण चिन्ह लगाएंगे। यदि बीच वाला पद धन हो तो दोनों के पास धन लगाएंगे, यदि बीच वाला पद ऋण में हो तो दोनों के साथ आप ऋण लगाएंगे, ठीक। अब देखिए यदि गुणनफल हमारा ऋण चिन्ह के साथ आ जाए, गुणनफल ऋण चिन्ह के साथ आ जाए तो क्लियर कर लीजिए कि एक खंड के पास आप धन चिन्ह लगाएंगे और एक खंड के पास आप ऋण चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। एक के पास धन और एक के पास ऋण चिन्ह लगाएंगे। यह बात बीच वाले पद पर निर्भर करता है, तो वहां पर भी समस्या होगा। बच्चे कहेंगे सर किसके साथ प्लस लगाएंगे किसके साथ माइनस लगाएंगे, तो देखिए इसका भी यहाँ पर कंफर्म है। यदि बीच वाला पद प्लस है, देखिए तब की मैं बात कर रहा हूं जब गुणनफल ऋण में आया हो, तो जब गुणनफल ऋण में आया हो और बीच वाला पद आपका धन हो तो बड़े वाले के साथ धन और छोटे वाले के साथ ऋण लगाते हैं। यदि बीच वाला पद ऋण में आया हो, बीच वाला पद ऋण में आया हो और गुणनफल यदि ऋण में आ गया हो तो समझ लीजिए कि जो बड़ा वाला खंड होगा उसके साथ ऋण चिन्ह लगाएंगे और छोटे वाले के साथ धन चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार इस पर द्विघात आपका हल होगा और मूलों का योगफल और गुणनफल के लिए मैं आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाने के लिए कब, जब मूल का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तब इसको हम लोग इस सूत्र पर रख करके बनाएंगे और जैसे जब एक्सरसाइज हल करेंगे तो उसमें भी कुछ आपका समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगले में हम प्रश्नावली के पहले सबसे पहले उदाहरण को बताएंगे, एक एक उदाहरण को बताएंगे और जब उदाहरण पूरा हो जाएगा उसके बाद आपके प्रश्नावली के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे।